हाँ, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जैसा कि हम कल सैयद वंश के विषय पर बता रहे थे, उसी में हम सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल के विषय पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे, जिसका शासनकाल 1434 ईस्वी से लेकर के 1445 ईस्वी तक रहा है। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसके भाई का पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद साहब के नाम से गद्दी पर बैठा। वह अयुग तथा विलासी प्रवृत्ति का शासक सिद्ध हुआ। उसने अपनी अयोग्यता से सैयद वंश के पतन का मार्ग और आगे बढ़ा दिया। आरंभ के 6 महीने तक तो वजीर सरवर उल मुल्क का शासन पर पूर्ण रूप से प्रभाव रहा। उसने अपने साथी सरदारों एवं मुबारक के वध में भाग लेने वाले हिंदू सामंतों को प्रतिष्ठित पद प्रदान किए, परंतु नायब सेनापति कमाल उल मुल्क सैयद वंश के प्रति वफादार रहा और उसने वजीर को समाप्त करने के लिए सरदारों का एक पृथक गुट बना लिया। वह चालाकी से अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। वजीर ने उसे बयाना के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। सेना की शक्ति प्राप्त करके कमाल उल मुल्क ने अपनी योजना को सभी के सम्मुख रख दिया और अपनी सेना को लेकर दिल्ली वापस आ गया। वजीर ने इस षड्यंत्र को देखकर सुल्तान का वध करने का प्रयत्न किया, परंतु सुल्तान स्वयं इस षड्यंत्र में सम्मिलित था, अतः सावधान था। जब वजीर उसे कत्ल करने गया, तब सुल्तान के अंगरक्षकों ने वजीर और उसके सहयोगियों का वध कर दिया। मोहम्मद शाह वजीर के प्रभाव से मुक्त हो गया, परंतु स्वयं भी सुल्तान की देखरेख न कर सका। स्वयं भी शासन की देखरेख न कर सका। नवीन वजीर कमाल उल मुल्क भी अधिक योग्य न रहा था। इसके परिणाम स्वरूप विद्रोहियों और ब्रह्म आक्रमणकारियों को अवसर मिला। मालवा के शासक महमूद ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह ने अपनी सहायता के लिए मुल्तान के सूबेदार बहलोल को बुलाया। दिल्ली से 10 मील दूर लतपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ, परंतु निर्णय न हो सका। मोहम्मद शाह ने महमूद के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और महमूद अपनी राजधानी पर गुजरात के शासक द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर वापस जाने को तैयार हो गया। वापस जाते हुए महमूद पर बहलोल ने आक्रमण किया तथा उसके कुछ सामान को लूटने तथा सैनिकों को बंदी बनाने में सफलता प्राप्त की। मोहम्मद ने बहलोल का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर के पुकारा और खाने खाना की उपाधि से विभूषित भी किया। पंजाब के अधिकांश भाग पर बहलोल का स्वामित्व भी स्वीकार कर लिया गया। इससे लालायित होकर बहलोल ने स्वयं 1443 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। इससे स्पष्ट हो गया कि सैयद शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम और पंजाब की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अफगानों व लोधी सरदार शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी बन गए थे तथा उनका नेता बहलोल लोधी दिल्ली को जीतकर स्वयं सुल्तान बनने के लिए उत्साहित हो गया था। अपने अंतिम समय में मोहम्मद शाह ने तो आंतरिक विद्रोह को दबा सका और न ही अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा कर सका। जौनपुर के शासक ने पूर्व में उनसे कुछ परगने छीन लिए। मुल्तान स्वतंत्र तो हो गया। इक़्तिदारों ने राजस्व देना बंद कर दिया और दिल्ली के 20 मील के दायरे में रहने वाले अमीर भी स्वतंत्र प्रवृत्ति का परिचय देने लगे। इस प्रकार मोहम्मद शाह असफल शासक सिद्ध हुआ और उसके समय में
सैयद वंश का पतन आरंभ हो गया। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह आया, जिसका शासनकाल 1445 से 1450 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह सैयद शासकों में सबसे अधिक अयोग्य सिद्ध हुआ। वह आराम पसंद और विलासी प्रवृत्ति का शासक था। अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में स्वयं को अयोग्य पाकर के और अपने वजीर हमीद खां से झगड़कर वह बदायूं चला गया और वहीं रहने लगा। 1447 ईस्वी में बहलोल लोधी ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर लिया, परंतु वह पुनः असफल रहा। अंत में हमीद खां ने बहलोल और नागौर के सूबेदार क़ियाम खां को दिल्ली आमंत्रित किया। उसका विचार था कि उनमें से जो भी दिल्ली में रहेगा वह उसके हाथ में कठपुतली बन जाएगा। बहलोल, जो कि निकट था, पहले दिल्ली पहुंच गया और क़ियाम खां वापस चला गया। बहलोल ने बड़े थोड़े समय बाद हमीद खां को मरवा दिया और 1450 ईस्वी में उसने संपूर्ण शासन अपने हाथ में ले लिया। उसने अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया, परंतु अलाउद्दीन ने अपनी दुर्बल स्थिति को देख करके बदायूं में रहना ही ठीक समझा। बहलोल ने भी अलाउद्दीन को बदायूं से अपदस्थ करने का प्रयत्न नहीं किया और अलाउद्दीन अपनी मृत्यु तक 1476 ईस्वी तक बदायूं पर शासन करता रहा। इसके बाद उसके दामाद और जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने बदायूं को अपने राज्य में शामिल कर लिया। डॉक्टर के निजामी ने लिखा है कि इस प्रकार 37 वर्ष के शासनकाल के बाद सैयद वंश समाप्त हो गया। मुल्तान के राज्य के रूप में उसका उत्थान हुआ और बदायूं के राज्य के रूप में वह समाप्त हो गया। भारत के मध्य युग के इतिहास में राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से उसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। यद्यपि वह दिल्ली साम्राज्य के विघटन और पुनर्निर्माण के रूप में एक अनिवार्य कड़ी था। इस प्रकार सैयद शासक न तो दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रख सके और न उसे कोई प्रशासकीय व्यवस्था अथवा सिद्धांत प्रदान कर सके, और बहलोल लोधी को वस्तुतः न केवल नवीन राज्य का ही निर्माण करना पड़ा, वरन एक नवीन राजत्व सिद्धांत को भी जन्म देना पड़ा। इसके बाद में आते हैं हम बच्चों लोधी वंश। लोधी वंश के विषय पर हम आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा। सल्तनत युग में दिल्ली के शासन पर राज करने वाले राजवंशों में लोधी वंश अंतिम वंश था। बहलोल लोधी ने इस वंश की स्थापना की। सिकंदर लोधी ने उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा इब्राहिम लोधी जब इसी दिशा में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील रहा, तब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली के लोधी सुल्तानों की सत्ता को समाप्त करके मुगल राजवंश की नींव डाल दी। लोधी वंश के 75 साल के शासनकाल की मुख्य विशेषता कटु संघर्ष रही है। लोधी वंश के शासकों के लिए यह संघर्ष त्रिमुखी था। सर्वप्रथम उन्हें जौनपुर, मालवा, गुजरात तथा मेवात के शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा और शक्ति के विस्तार के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उनमें से प्रत्येक राज्य दिल्ली राज्य की तुलना में अधिक समृद्धशाली और शक्तिशाली था। उनकी मुख्य कमी दिल्ली का
उनके हाथों में न होना था, जिससे वे दिल्ली का सुल्तान होने का दावा कर पाते और उससे संबंधित प्रतिष्ठा और प्रभाव का लाभ प्राप्त कर लिया जाता था। इस प्रकार उसमें से प्रत्येक अपने राज्य और प्रभाव का विस्तार करने के लिए उत्सुक था और प्रत्येक का लक्ष्य दिल्ली को प्राप्त करना था। लोधी शासकों का दूसरा संघर्ष उन जमींदारों और अमीरों से था जो दुर्लभ सुल्तान के समय में प्राय अर्ध स्वतंत्र हो गए थे और जो केवल तलवार की शक्ति पर ही दिल्ली के सुल्तान की आज्ञा का पालन करने और उसे राजस्व देने के लिए बात किए जा सकते थे। फिरोज तुगलक के बाद दिल्ली के सुल्तानों की दुर्बलता ने उस युग में ऐसी विकेंद्रीकरण की शक्ति को जन्म दे दिया जिससे कि केंद्रीय सत्ता का ना भय था और ना सम्मान, तथा जो एक शक्तिशाली राज्य के संगठन के पूर्ण विरोध में था। सैयद शासक एक प्रवृत्ति को समाप्त करने और दिल्ली के सुल्तानों की प्रतिष्ठा तथा शक्ति को स्थापित करने में असफल रहते थे। इस कारण लोधी सुल्तानों को पुनः एक बड़े और केंद्रीय राज्य के लिए प्रयत्न आरंभ करना पड़ा और विकेंद्रीयकरण तथा स्वतंत्रता की प्रवृत्ति के समर्थकों अमीरों से भी संघर्ष करना पड़ा। परंतु लोधी सुल्तानों का तीसरा और मुख्य संघर्ष अपने अफगान सरदारों से भी हुआ। वे अफगान सरदार जो अनेक शक्तियों का मूल आधार थे, उनके साम्राज्य के संगठन और एक केंद्रीय राज्य की स्थापना के मुख्य शत्रु थे। अफगानों की स्वतंत्रता, समानता और शौर्य की प्रवृत्ति उनका मुख्य गुण था, परंतु उसकी वही प्रवृत्ति लोधी सुल्तानों के द्वारा एक केंद्रीय राज्य की स्थापना हेतु किए जाने वाले प्रयत्नों के लिए सबसे अधिक घातक थी। अफगानों की स्वतंत्रता, कबीलों की प्रवृत्ति, उनके सुल्तानों की प्रतिष्ठा और शक्ति को सर्वोपरि स्थापित करने की नीति तथा राजनीतिक एकता की आवश्यकता के विरोध में थी। इस कारण लोधी सुल्तानों की मुख्य समस्या अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखने की थी और एक बड़ी मात्रा में यही उनके पतन के लिए उत्तरदायी हुई। अफगान सरदार एक शक्तिशाली केंद्रीय राज्य की स्थापना की आवश्यकता को समझने और उसकी स्थापना में सहयोग प्रदान करने में असफल सिद्ध हुए। इसी कारण मुगल शासक बाबर को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का अवसर मिल गया।